सीईसी गुरुकुल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं शंकर कुमार, इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है प्राचीन भारत इतिहास लेखन का। और मूलतः यह चर्चा इतिहास लेखन के स्रोतों के संदर्भ में होगी और जो तकनीक अपनाए जाते हैं उन स्रोतों का प्रयोग कर कर इतिहास के पुनर्रचना करने की, और संदर्भ समयानुसार प्राचीन भारत का होगा, यानी कि लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी तक। और इसके दो भाग हैं। संभवतः पहले हिस्से में हम लोग केवल साहित्यिक स्रोतों को कवर कर पाए, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि मूलतः अगर स्रोतों को हम विभाजित करें एक बड़े आधार पर, तो साहित्यिक और पुरातात्विक आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। तो इस व्याख्या में मैं सीमित रखूंगा अपने डिस्कशन को साहित्यिक स्रोतों के ऊपर। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्लाइड पर, कि स्रोतों के दृष्टिकोण से अगर पूरे कालखंड को हम विभाजित करें, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, तो एक पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि रिटन एविडेंस का आना, यानी लेखन पद्धति का विकास। और लेखन पद्धति का विकास में भी कई बार लेखन पद्धति के बारे में संभावनाएं बताई जाती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुछ लेखन पद्धति जैसी व्यवस्था रही होगी किसी काल विशेष में, लेकिन उसके सीधे प्रमाण हमें नहीं मिलते। तो अगर आप भारतीय प्राचीन काल को देखें तो ऐसा माना जाता है कि स्रोतों के आधार पर, लिखित स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक काल हम अशोक के काल के पश्चात के काल को ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले काफी संभावना है कि लेखन पद्धति रही होगी। और जिस प्रकार के हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं इसके पहले के काल से, और मैं यहां यह बता दूं दर्शकों को कि हड़प्पा के काल को मैं अभी अलग रख रहा हूं, क्योंकि उसकी निरंतरता जो वैदिक काल की इतिहास है उसके ऊपर इतिहासकार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो निश्चित रूप से हड़प्पा काल में हमें भौतिक प्रमाण मिलते हैं लेखन व्यवस्था के विकसित होने की, और हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं सील्स और सीलिंग्स के ऊपर, लेकिन चूंकि उसे अभी संतोषजनक तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे भी इतिहासकार प्रोटो हिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है या ऐतिहासिक काल है वो लगभग मौर्यों के आने के पश्चात ही शुरू होता है, क्योंकि उस समय हमें सीधे तौर पर जिसे आज भी आप जाकर छू सकते हैं वह है अशोक के शिलालेख। और इसके पहले के काल में जो भी लिखित चीजें होने की बातें की जाती हैं और उसकी पूरी संभावना है कि वो वैसी होगी, लेकिन उसका सीधा भौतिक प्रमाण हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम उसे यह संज्ञा नहीं दे पाते हैं। और इसी के लिए प्रागैतिक काल जैसे प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो सैंडविच्ड पीरियड है उसे हम प्रोटो हिस्ट्री की संज्ञा दे देते हैं, और वैसे ही ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो एक जो समयबद्धता होती है चीजों को देखने की, और एक आर्टिफिशियल जो एक कैटेगराइजेशन होता है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रागैतिक काल और ऐतिहासिक काल के दृष्टिकोण से। और जब हम इतिहास की पुनर्रचना करते हैं तो, और यह बात आप मान लें कि इतिहास की हमेशा पुनर्रचना ही होती है, क्योंकि वो सीधे तौर पर वर्तमान से संवाद नहीं करता, बल्कि इतिहासकार जो अतीत का काल है उसके स्रोतों के आधार पर उसे पुनर्गठित करते हैं अनुमान लगाकर, और उसमें जो भी तकनीक लगाए जाते हैं स्रोतों के अलावा, उसकी भी चर्चा हम आज इस वार्ता में करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो एक मोटे तौर पर डिवीजन है वो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो ये बड़े मोटे तौर पर दो कैटेगराइजेशन किया जाता है सोर्सेस का।
और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा और किसी अन्य व्याख्या में मैं आपको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी बताऊंगा। तो निश्चित तौर पर जब ऐसी बात है तो यहां हम चर्चा हिस्टोरिकल पीरियड की कर रहे हैं, यानी कि जो प्री हिस्ट्री का समय है, जो प्रोटो हिस्ट्री का समय है, जिसमें पेलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, चैल्कोलिथिक एज है, या वैदिक पीरियड है, हड़प्पा पीरियड है, जो लेटर वैदिक पीरियड है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो 16 महाजनपदों का काल है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। उस काल के लिए हमें साक्ष्य मिलते हैं, उस काल की साहित्यिक कृतियां के होने की संभावनाएं होती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक समय के बारे में या वैदिक काल के बारे में मूलतः हमारी जानकारी साहित्यिक स्रोत से ही होती है, और वो है ऋग्वेद। वैसे ही उत्तर वैदिक काल के लिए बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण और आरण्यक वगैरह जो साहित्य हैं, उसके आधार पर उसकी पुनर्रचना की जाती है। लेकिन ये सभी जो अगर आप भौतिक साक्ष्य के तौर पर देखें तो वो सभी पांडुलिपियां, जिसमें हम वेद के होने की जानकारी पाते हैं, जिसमें हम बाकी 3 वेदों के होने की जानकारी पाते हैं, ये सभी अपने होने के समय के काफी बाद की पांडुलिपियां हैं। यानी कि जो कॉमन एरा के शुरू होने के आसपास के समय किसी ने ऋग्वेद को अपने शब्दों में उसने एक पांडुलिपि के तौर पर तैयार किया होगा, और वो पांडुलिपियां आज हमें भौतिक तौर पर उपलब्ध होती हैं, और उसको पढ़कर हम यह अंदाजा लगाते हैं कि यह इस समय से भी काफी 1000 वर्षों या कई 100 वर्षों पहले इसकी मूल रचना की गई होगी, और वो आप कह सकते हैं कि एक कॉपीड वर्जन है। और इसी के कारण ये जो टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोटो हिस्ट्री के खत्म होने का समय और हिस्टोरिकल पीरियड के शुरू होने का समय वो मौर्य काल का माना गया है प्राचीन भारत में। अब ऐसी अवस्था में जो स्रोत हमें मिलते हैं लिखित तौर पर, यानी साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कई प्रकार की पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियों में भी आप पाएंगे कि सभी पांडुलिपियां पूरे जो जॉनर ऑफ लिटरेचर जिसे कहा जाता है, लिटरेचर, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद के 10 अध्याय हैं या 10 मंडल हैं, तो संभव है कि एक पांडुलिपि में आपको सभी 10 मंडलों का संकलन न मिले, या दक्षिण भारत में किसी दूसरी भाषा में लिखी हुई कोई पांडुलिपि आपको किसी खास मंडल के बारे में जानकारी दे रही हो और बाकी मंडलों के बारे में उस पांडुलिपि में कोई चर्चा नहीं हो सकता है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो या किसी चीज से अलग हो चुका हो। लेकिन अगर सामुच्य रूप में देखें, जो भी प्राप्ति हुई है पांडुलिपियों की अलग अलग जगहों से, भारत के बाहर से और अलग अलग जगहों से, तो उस सबों का संकलन कर जो एक पूर्णता प्रदान की जाती है किसी भी साहित्य की, उसके आधार पर जो हमें जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं या बाकी जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके इतने चैप्टर्स हैं या उसके इतने खंड हैं, तो ये सभी जानकारी सारे प्राप्त हुए पांडुलिपियों को संकलित कर तैयार की जाती है। और इसके कारण हम यह देख पाते हैं कि जो जिसे हम ऋग्वेद मानते हैं या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या बाकी जो लिटरेचर है, साहित्यिक लिटरेचर है, उन सबों का कैटेगराइजेशन जो उपलब्ध पांडुलिपियां हैं या जो शिलालेखों पर हमें लिखा हुआ मिलता है या जो कॉपर प्लेट चार्टर्स हैं, ताम्र पत्र हैं, उस पर कुछ अंकित मिलता है, या कई बार आप देखेंगे कि ओरल ट्रेडिशन के तौर पर कई चीजें व्याप्त रही होंगी, उसका भी एक साहित्य होता है। और काफी समय के बाद
उस ओरल फॉर्म का कहीं रिटन एविडेंस या लिखा हुआ कुछ हमें मिलना शुरू हो जाता है, तो उसके आधार पर भी कई बार इतिहासकार उस समय की परिकल्पना करते हैं और उसमें कई तरह के तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक मैं उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष रख रहा हूं जो कि इस मसले को एक क्लैरिटी प्रदान कर सकता है। आपने सुना होगा संभवतः दो शब्दों के बारे में उल्लेख, एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन। और ये एक ऐसी समस्या है जो कि प्राचीन भारतीय स्रोतों में काफी व्याप्त है और यह साहित्यिक स्रोतों के ऊपर काम कर रहे जो लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके लिए बड़ी समस्या भी हो जाती है। जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, मैंने साहित्यिक स्रोतों को उसके प्रकार, उसके फायदे और उसके आधार पर इतिहास की पुनर्रचना जो की जाती है उसमें व्याप्त परेशानियां जो हैं उसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं और उसके साथ साथ जो तकनीक अपनाया जाता है उन परेशानियों को ओवरकम करने के लिए या उन फायदों का उपयोग करने के लिए उसकी भी चर्चा होगी। तो ये जो इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन है वो आप यूं समझ लीजिए कि हम सभी पुस्तकों का प्रयोग करते हैं आज के दिन में, वर्तमान में, और उन पुस्तकों में अगर आप प्रिंटेड जो बुक्स होते हैं उसमें अगर आप देखें तो पहले या दूसरे पन्ने पर आपको किस वर्ष यह पुस्तक प्रकाशित की गई उसका डेट लिखा होता है, उस ईयर का रेफरेंस होता है और उसके बाद फिर से उसका एडिशन कितना बना उसका मेंशन किया होता है और वो फला जो पुस्तक है वो कौन सा एडिशन है उसकी चर्चा होती है। फिर वो एडिशन रिवाइज्ड है या अनरिवाइज्ड एडिशन है उसकी भी चर्चा होती है। वो सारा लिखा हुआ होता है शुरू में। अब प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों में रिवीजन तो हुए, पुनर्मुद्रण भी हुआ, यानी कि उसे रिवाइज कर कर फिर से उसे लोगों के बीच लाया गया। प्रकाशित तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस तो वहां था नहीं। तो कई बार रिवीजन या रिवाइज्ड वर्जन या कमेंटेड अपॉन वर्जन, टीका जिसे कहते हैं, टीकाकार भी कई बार कमेंट्रीज लिखते थे कई चीजों के बारे में, तो उस फॉर्म में भी हमें कोई मूल साहित्य के बारे में पांडुलिपियां मिलती हैं। परंतु दिक्कत यह होती है कि जो रिवीजन कैरी आउट किए गए हैं उसका डेट नहीं मेंशन होता है। संभवतः ऐसी परंपरा रही होगी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस ने जब पहली बार इस तरह के स्रोतों को पढ़ना शुरू किया 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी के अंत में, तो उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का ही अभाव था और वो समयबद्धता नहीं जानते थे, समय के अनुरूप चीजों का उल्लेख करना नहीं जानते थे। तो ये एक तरह से ऐतिहासिक चेतना के अभाव के तौर पर उसको देखा गया, जो कि अब इतिहासकार उसे नहीं मानते क्योंकि उसके विरोध में कई साक्ष्य उपलब्ध हैं और ये उनका जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस का एक संकीर्ण दृष्टिकोण के आधार पर और उनकी राजनीति को जो सूट करता हुआ एक नैरेटिव था, उसके कारण यह चार्ज लगाया गया एंशिएंट इंडिया के ऊपर कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का ही अभाव था। परंतु मैं यहां बात यह कह रहा हूं कि जब डेट या टाइम ऑफ रिवीजन के बारे में जानकारी सीधे तौर पर तिथि के अनुरूप नहीं होती है, परंतु उसमें कई एपिसोड्स जोड़ दिए जाते हैं, उसमें कई कथाएं जोड़ दी जाती है या उसके कई नए प्रसंग उसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो परेशानी आती है। तो कई बार आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारतीय स्रोतों के बारे में यह कहा जाता है कि दिस इज अ लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड टेक्स्ट। और मल्टी लेयर्ड टेक्स्ट का मतलब यहां यही है कि अलग अलग समय में अलग अलग एपिसोड और पोर्शंस और इंटरप्रिटेशंस या टिप्पणियां इसमें जोड़ी गई हैं और पूरा ग्रंथ जो है वो एक समय एक व्यक्ति बैठकर नहीं लिखा है। और अक्सर हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर कोई पुराना साहित्य है तो ऐसा मानते हैं कि ये उक्त काल का है तो ये उसी समय लिखा गया होगा और उक्त व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया होगा, तो ऐसा नहीं है। और ये लगभग आम सी बात है, चाहे वो एपिक ट्रेडिशन की बात करें, भारत से महाभारत हो जाना या रामायण के भी आप देखेंगे कि कई एपिसोड्स जो हैं वो अलग अलग समय में
चीजों से जुड़ते गए, अलग भाषा में जब उसका ट्रांसलेशन किया गया तो नए एपिसोड जुटे, नया उसका इंटरप्रिटेशन जुड़ता गया और उसके कई रीटेलिंग्स आपको सामने दिखते हैं। तो इस तरह से एक साहित्य हमें आज के दिन एक इतिहासकार के तौर पर हमें देखना पड़ता है और समय का अंदाजा जो है सीधे तौर पर किसी प्रसंग से वो हम सीधे तौर पर नहीं लगा पाते हैं। तो उसमें कई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है कि किसी टेक्स्ट के शुरू के अध्याय में या अंत के अध्याय में आपने कुछ अलग समय में, बाद के समय में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो उसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। वैसे ही अगर किसी टेक्स्ट के बीच में, उसके नैरेटिव के बीच में ही आपने कुछ इंसर्ट कर दिया, उसे कुछ एमेंड कर दिया या उसके कुछ पोर्शन को निकालकर एक दूसरा उसे ट्विस्ट दे दिया, तो इसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। तो ये सभी चीजें सीधे तौर पर लिखा नहीं होता है कि ये कब किया गया, परंतु इतिहासकार को आज के दिन में, इतिहासकार जब उसे पढ़ रहा होता है तो वो अपने पूरे लॉजिक को, रैशनैलिटी को, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके आधार पर कि क्या इस समय यह बाकी जो टेक्स्ट की नैरेटिव है उससे फिट कर रहा है, या ऐसा लगता है कि सहसा हमें 400-500 वर्ष बाद का कोई एपिसोड बीच में मिलता है और फिर हम समय में पीछे चले जाते हैं। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उस समय का जो तकनीकी विकास है, उस समय की जो भौतिक परिस्थितियां हैं जो संभव रही होंगी, अगर उसका एक सामंजस्य है, वो अगर अपने आप में जेल कर रहा है बाकी नैरेटिव से, तब तो हम उसे उस समय का मान लेते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको उसमें एबरेशन दिखता है या कहीं यू टर्न दिखता है या कहीं ऐसा लगता है कि कोई दूसरा एपिसोड इसमें इंसर्ट कर दिया गया है और कहीं एक डिस्कनेक्ट सा दिखता है, तो फिर हम यह मान लेते हैं कि ये इंसर्शन बाद का रहा होगा। जैसे काफी पॉपुलर है, हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां अध्याय है या शुरू या उसके पहले के अध्याय भी कई हैं, वो जो फैमिली बुक है ऋग्वेद का, उससे संभवतः कुछ बाद लिखा गया है, कुछ सेंचुरीज बाद लिखा गया है। तो अगर मान लें हम कि ऋग्वेद का जो मेन कर्नल जिसे कहते हैं, जो मेन टेक्स्ट है, वो अगर 1500 ईसा पूर्व से लेकर मान लीजिए 1200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया होगा, तो जो बाकी का जो 10th मंडल है, 10वां मंडल है, वो संभवतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया होगा और उसमें जो जिस प्रकार की डिटेल्स हैं उसको हम समय में पिरो सकते हैं उसी के अनुरूप। तो एक है। दूसरा, अगर चूंकि फायदों की बात कर रहे हैं और प्रकार में, तो हम सभी जानते हैं कि वो जो साहित्यिक स्रोत है वो राजनीतिक किस्म का हो सकता है, वो धार्मिक किस्म का हो सकता है, धर्म के बारे में जानकारी उसमें भरी हुई है, या जो सिविक लाइफ है उसके बारे में, या स्पिरिचुअल लाइफ है उसके बारे में, या जो डिजायर्ड लाइफ है जिसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव ना होकर प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट की ऐसा होना चाहिए। तो एक तरह से आइडियल टाइप, ये मैं अपने विद्यार्थियों को ये एग्जाम्पल देता हूं कि अगर वो कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में एक प्रोस्पेक्टस होता है और कॉलेज का एक मैगजीन भी होता है। तो अगर वो प्रोस्पेक्टस देखें तो प्रोस्पेक्टस में कॉलेज के बारे में जो जानकारी होती है वो मूलतः प्रिस्क्रिप्टिव होती है कि आपको ऐसा होना चाहिए, आइडियल टाइप ये है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ऊपर ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और आपसे अपेक्षित जो व्यवहार है वो ये है। लेकिन अगर आप कॉलेज मैगजीन को देखें तो वो ज्यादा इनफॉर्मल होता है, उसमें कई चीजें आप इस प्रकार की विस्तृत पाएंगे या उसका डिस्क्रिप्शन पाएंगे जो कि कई बार जो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है उससे मेल नहीं भी खाता है, कई बार उसकी डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज जो हैं वो ब्रीच भी होती हैं, परंतु फिर भी वो कॉलेज के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। तो इतिहासकारों को यह भी ध्यान देना पड़ता है कि जो साहित्यिक स्रोत है वो किस किस्म का है, वो ऑफिशियल अकाउंट है, वो किसी व्यक्ति का कैजुअल अकाउंट है, या किसी राजपुरोहित के द्वारा लिखा हुआ, या किसी कवि के द्वारा जिसे कि राजा के द्वारा बताया गया है कि आपको इस प्रकार की बायोग्राफी लिखनी है। तो इन सभी चीजों से जो एक
उसकी बायसनेस है उसको निगेट करते हैं इतिहासकार। जो झुकाव होता है लेखक का उसको निगेट करते हैं इतिहासकार। कई बार कई धर्मों के इतिहासों को एक साथ देखकर एक सही संभव जो सच्चाई रही होगी उसका अंदाजा लगाया जाता है। और परेशानियों के बारे में मैंने आपको बताया कि तिथि विहीनता या समय विहीनता जो है या समय शून्यता एक बड़ी परेशानी होती है। और ऐसे अवसरों पर जो पुरातात्विक स्रोत हैं या जो शिलालेखों पर अक्सर तिथि अंकित होती है तो उससे मेल जोल कर इतिहासकार किसी साहित्य को एक समय की परिधि में पिरोकर देखने की कोशिश करता है और तब वो सारी कहानियां अपने आप में किसी समय विशेष के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही होती है। अब जैसे जातक कथाएं हैं, अब जातक कथाएं कब लिखी गई, किस संदर्भ में लिखी गई, उसका सीधा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बाकी जो हमें साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आलोक में इतिहासकार उसे एक समय विशेष परिधि में देखने की कोशिश करते हैं। वही पुराणों में भी ऐसा ही होता है। और इस तरह से जो एक बड़ी परेशानी है साहित्यिक स्रोतों की, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों की, उसको ओवरकम किया जाता है। एक स्केलेटल, एक क्रोनोलॉजिकल स्केलेटल हमें आर्कियोलॉजी या एपिग्राफी या क्वाइन सिस्टम प्रोवाइड करता है और उसके पश्चात जो साहित्यिक स्रोत हैं वो हमें उस समय के बारे में अपने रूप में प्रकाश डाल पाते हैं। जो उनकी मानसिकता है लोगों की, जो उनकी सोच है, जो पॉलिटिकल डिटेलिंग है, जो कि पुरातात्विक स्रोत नहीं कर पाते हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत के फायदे हैं। और इन फायदों का सही फायदा तभी होता है जब उसे हम क्रोनोलॉजिकल ब्रैकेट में डाल पाते हैं, यानी उसे समयबद्धता प्रदान कर पाते हैं। और समयबद्धता प्रदान करने के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों से परे दूसरे स्रोतों का भी प्रयोग करना पड़ता है और इसके फलस्वरूप जो एक समन्वित जानकारी हमें मिल पाती है किसी काल विशेष की, वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। तो इस प्रकार से इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों का एक आप कह सकते हैं ऑप्टिमल यूज करते हैं इतिहास के पुनर्लेखन में। धन्यवाद।